दोस्तों 21वीं सदी जनसंख्या बढ़ रही है। भारत की बात करें तो 150 करोड़ के लगभग लोग हैं। सभी के पास अलग अलग दिमाग है, सभी उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। कोई सैटेलाइट बनाता है, कोई बुक लिखता है और कोई क्राइम की तरफ चला जाता है। लोग शराब, ड्रग्स और नशे के सेवन में भी रात भर ड्राइव करके वापस आ जाते हैं, लेकिन रात के लिए कुछ याद नहीं रहता कि हुआ क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाऊंगा डॉक्टर कृति तनेजा से और हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है और साइकेट्रिस्ट क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है? क्या बातों से किसी का दिमाग ठीक किया जा सकता है या दवाइयों की ही जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों, बहुत से विषय हैं। बच्चा बिगड़ क्यों जाता है, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, ऐसी कहावतें झूठ सिद्ध होने लगी जब बच्चों के बारे में उनके माता पिता कहते हैं भैया घर में तो ठीक था लेकिन कॉलेज जाकर के बिगड़ गया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है आता है, इंपैक्ट करके जाता है बच्चों की जिंदगी को और साथ साथ पेरेंट्स को भी। क्या कारण रहे? तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं डॉक्टर कृति तनेजा जी से और चर्चा करेंगे हम इन सभी विषयों पर। दर्शकों, मेरे साथ हैं कृति तनेजा जी, डॉक्टर कृति तनेजा जी। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पर। आपने समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इट्स माय प्लेजर। तो मैम, साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो दिमाग की बात जो है डायरेक्ट रिलेशन आता है। अब सबसे पहला जो डाउट है वो ये लोगों में रहता है, साइकोलॉजिस्ट क्या है और साइकेट्रिस्ट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आप क्लियर कर दें आज। देखिए, साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो एमडी डॉक्टर होता है। ओके। और साइकोलॉजिस्ट वो होता है जिसने साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है और उसमें पीएचडी करी है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट आपको टॉक थेरेपी के थ्रू या डिफरेंट मोडालिटीज जैसे हिप्नोथेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, इनके थ्रू आपकी हेल्प कर सकता है। एक दवाइयों के थ्रू आपकी हेल्प करेगा और एक बातों से, जी, जिनको काउंसलिंग सेशंस बोला जाता है। जी, जी, जी। तो मैम, दवाइयाँ ज़्यादा असरकारक होती हैं या बातें? कुछ केसेस में दवाइयाँ बहुत असरदार होती हैं और कुछ केसेस में टॉक थेरेपी सफिशेंट होती है। तो ऐसे कौन से केसेस हैं मैम जहाँ दवाइयाँ मस्ट हो जाती हैं, या ऐसे कौन से केसेस रहते हैं जहाँ बातों से काम चल जाता है? ये डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, जब अगर बहुत सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है या मेंटल रिटार्डेशन है, इन सब में काउंसलिंग हेल्प नहीं करती। इनमें टोटली आपको साइकाइट्रिक हेल्प लेनी होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, इन सबको आप हेल्प कर सकते हैं थ्रू काउंसलिंग। लेकिन बेसिकली जो एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फिर एंजाइटी इज बेसिकली डर, फियर होता है, फोबिया होता है आपको, ये चीज़ें हैं, या फिर आपको कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स है, बच्चों की जनरल प्रॉब्लम्स है, इन सब में काउंसलिंग हेल्प करती है। यहाँ पर आपको मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आपको सिवियर एंजाइटी है, सिवियर डिप्रेशन है। अगर माइल्ड है, मॉडरेट है, तो आप काउंसलिंग के थ्रू बेटर हो सकते हैं। ये ऐसा है कि कोई अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहा किसी से, या अपने अंदर उसने कुछ दबा रखा है, इस तरह की चीज़ों में साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई जहाँ फियर पर ऑफ, उसने डर डर है या कोई उसके साथ जी, इंसिडेंट हो रखा है, वो अंदर छुपा हुआ है। जी, 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 जिसका कोई ना कोई रूट कॉज होता है, फिजिकल एलिमेंट नहीं है उसको। अच्छा। रूट कॉज है, कोई ना कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन आपने उसको इतना सिवियर कर दिया कि आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा। साइकोपैथ एक टर्म आता है जी, वो क्या चीज़ है? वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, फिजिकल फैक्टर भी होता है, जेनेटिक भी होता है और एनवायरमेंटल भी होता है। क्योंकि जितने साइकोपैथ्स, अगर आपने उनकी सीरीज देखी है या थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है उनसे रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि उनका एनवायरमेंट भी बहुत भयंकर होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, अब्यूज़ होता है, पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ में जेनेटिक भी होता है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई और दादा या पीछे की जनरेशन का भी हो, उनमें भी ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, मतलब अगर क्राइम में ले जाएं इस चीज़ को, साइकोपैथ्स
90% टर्म कंसीडर ही उनके लिए किया जाता है जी। जो क्राइम से संबंधित लोग हैं। तो क्या आप अपने एक्सपीरियंस से ऐसा कहती हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ घटित हुआ है तभी वो क्राइम की तरफ गए हैं? जी, देखिए 2 फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। पहला है जेनेटिक और दूसरा है एनवायरनमेंट। जेनेटिक में प्रॉब्लम कोई नहीं डील कर सकता, सिर्फ साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन दे सकते हैं उस चीज़ के। लेकिन एनवायरनमेंट, जेनेटिकली मान लीजिए आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स आ गए जिससे आप साइकोपैथ बन सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत कॉर्डियल मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया आपको, तो वो टेंडेंसी नीचे आ जाएगी। लेकिन आप देखिए साइकोपैथ्स जितने भी होते हैं उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल भी फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होता, बहुत बहुत एब्यूजिव रहा होता है उनका, किसी भी वे में आप देख सकते हैं। चाहे ड्रिंक करने की प्रॉब्लम हो सकती है फादर में या मदर में, या फिर बहुत एब्यूज हो सकता है, बहुत पिटाई हो सकती है बचपन में, हो सकता है मदर ने बहुत मारा होता है, तो आप देखेंगे कि फिर वो फीमेल की तरफ बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं लेटर स्टेजेस। तो ये सारा रिसर्च बेस्ड काम है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जेनेटिक के साथ साथ। ऐसा भी होता है कि उसके साथ कुछ घटित हुआ, एनवायरमेंटल चेंजेस आए, वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, चेंज हो जाती है। सपोज एक अनमैरिड है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फिर शादी हो जाती है, आफ्टर सम टाइम और वो चीज़ें वापस निकल के आएँ, क्या श्योरिटी इसकी रहती है आएंगी ही आएंगी वो चीज़ें वापस निकल करके? देखिए ह्यूमन माइंड इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप, मैंने अपने करियर में, मेरा 14 साल का करियर है इसी फील्ड में, मैंने उसमें ये देखा है कि कुछ लोग बहुत बड़े बड़े ट्रॉमास भी बहुत हंसते हंसते झेल जाते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी एंग्जाइटी लेकर आ जाते हैं। तो जबकि कोई ऐसा उनको प्रॉब्लम होती नहीं है, फैमिली बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, बचपन में थोड़ा बहुत पिटाई पेरेंट्स ने करी होती है या थोड़ा प्रेशर दिया होता है, लेकिन आजकल के टाइम में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जैसे जैसे टाइम आगे और बढ़ रहा है उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लेकिन उसमें आपका माइंड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपके वैल्यूज़, आपके बिलीव्स, आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। क्योंकि चाहे एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन बच्चा या बड़ा जो एडल्टहुड में भी पहुंच गया है, वहां पर भी वो अपने माइंड में क्या चीजें बुन रहा है, वो बहुत इंटरनल फैक्टर है जो मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी। तो दोस्तों जो मैं समझ पाया हूँ और मैम से भी मैं इस बात का जवाब लूँगा, ये मैम ऐसा है कि बचपन में परवरिश शुरू होती है और किस सर्कमस्टांसेस में वो है। सपोज वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, या वो किसी बस्ती में रह रहा है, या अगर हम बात करें कोई कबाड़ा चुगने वाला है या जिसके पेरेंट्स भीख मांग रहे हैं उसको साथ में लेकर के, वो साइकोलॉजी रहेगी साथ में आगे चल करके। और वही अगर एनवायरनमेंट किसी हाई क्लास फैमिली का है या किसी का माहौल अच्छा है, नॉट सो रिच बट संस्कार जिसको हम कहते हैं या मॉरल वैल्यूज हाई हैं उनके, तो कम चांसेस हैं इस चीज़ के। सर अगर मैं एक बात आपको यहाँ पे रिसर्च बेस्ड बताऊं, तो जो आप लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं वहाँ पर अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर सर्वाइवल नीड्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पर सर्वाइवल तो है ही नहीं ना, जो हायर ऑर्डर है या जो जो भी अच्छी फैमिलीज से है या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, वहाँ पर अलग तरह की एस्पिरेशंस हैं, प्रेशर है मेंटेन करने का, अपनी इमेज को और आगे बेहतर बनाने का, पेरेंट्स से आगे बढ़ने का। कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, दे वांट टू अचीव समथिंग ऑन देयर ओन, लेकिन एनवायरनमेंट कोऑर्डियल नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसमें कि उसने मतलब उसके फादर जो है वो बिजनेस में थे और वो कुछ और करना चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन अगेन जिस फील्ड में वो जाना चाहता था वहाँ पर उसको सक्सेस नहीं मिली। तो अल्टीमेटली प्रेशर क्या आया कि चलो फादर का बिजनेस ज्वाइन करो। उसने कर लिया, खुश नहीं था लेकिन फिर भी उसने किया, क्योंकि एक स्टेज पे आके आपको शादी भी करनी होती है, सेटल डाउन भी होना होता है, सर्वाइवल तो करना है ना आपको इस दुनिया में। तो वही उसने किया, वो कर लिया उसने, लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी। जब खुश नहीं था उसके बावजूद उसने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद भी फादर का प्रेशर उस पर रहा हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली फादर ने वो कंपनी या जो भी बिजनेस स्टार्ट किया वो फादर का था। फादर ऑल दो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था, हैंड ओवर उसी को करना था, लेकिन फादर ने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे को सिखाऊं, ढंग से सिखाऊं। लेकिन वो बच्चा ऑलरेडी प्रेशराइज था, क्योंकि वो जॉब जो थी वो उसकी मतलब की नहीं थी, उसकी विल की नहीं थी, उसकी इच्छा की नहीं थी।
तो ऐसे में उसको एंजाइटी होने लग गई। कैसे होने लग गई? जैसे छोटी छोटी बातों पे वो सेल्फ डाउट करने लग गया, क्योंकि फादर भी तो बोल रहे थे ना कि ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो फादर ने भी गुस्से में बोल दिया। तो एक तो आपकी चॉइस का प्रोफेशन नहीं है, दूसरा फिर फादर का प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे में उस इंसान के साथ क्या होगा? वो एंजाइटी होने लग जाएगी, उसको घबराहट की प्रॉब्लम, घबराहट हो रही है, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट अटैक होने वाला है, लेकिन हार्ट अटैक होता नहीं है, वो सिर्फ घबराहट हो रही है। आपको डर लग रहा है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल नहीं हो शायद। तो इस वजह से ये एंजाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, फैमिली ने प्रॉब्लम दी, बच्चे के माइंड ने ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम ले ली, क्योंकि उसको लगा कि मैं इस जॉब के लिए नहीं हूँ, मैं किसी और काम के लिए हूँ, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब वो किससे बात करेगा? फ्रेंड से करेगा तो एक कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मा भी आ जाता है। फ्रेंड्स को भी लगता है कि यार सब कुछ तो है तेरे पास, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ फॉर योर गुड कि आप अपने फादर के बिजनेस में हो। अब ऐसे में वो इंसान क्या सोचेगा कि मैं क्या करूँ? फादर से बात नहीं कर सकता, मदर से बात नहीं कर सकता, क्योंकि लगेगा कि मदर प्रेशर ले लेगी शायद उस चीज़ का, क्योंकि मदर भी तो बेचारी बीच में बैलेंस ही कर रही होगी ना। तो ऐसे में प्रोफेशनल हेल्प काम आती है, जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट आपसे बात करता है, आपके दिल की बात सुनता है विदाउट जजमेंट। आप अपने दिल की बात बता सकते हैं। फिर वो आपको कुछ ऐसी थेरेपीज बताता है या इस तरीके से टॉक थेरेपी देता है, जिससे सबसे पहले तो वो आपकी एंजाइटी पे काम करेगा, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने डर पे काम नहीं करोगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो लाइफ में। मैम ये चीज हो गई कि थोपा गया किसी चीज को, वो नहीं ले पाया। और ऐसे केसेस भी होते हैं जहां कुछ थोपा नहीं गया, लेकिन उसको इच्छा है किसी चीज की, वो पूरी नहीं हो रही है, वो कोई भी हो सकती है, एनीथिंग। उस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं आपके पास में। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चीज कंप्लीट हो भी नहीं सकती है, ऐसी इच्छाएं या ऐसी डिजायर्स हो जाती हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, फिर भी वो स्टिग्मा है उसके माइंड में उस चीज का, उस पे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? सर ऐसे में माइंडफुलनेस सिखाई जाती है क्लाइंट को कि आपको यू हैव टू बी अ रियलिस्टिक पर्सन, आपको रियलिटी में रहना है, आप अपने माइंड में नहीं रह सकते। क्योंकि दो तरह की दुनिया होती है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल हमारा एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम रहते हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। और इंटरनल आपको क्या लगता है कि सिर्फ एनवायरनमेंट जो बाहर का होता है वही मैटर करता है, वही अफेक्ट करता है? नहीं, आपका खुद का माइंड भी आपको बहुत परेशान करता है। तो वो जो रियलिस्टिक चीज़ आपको समझनी है, उसके लिए एक प्रोफेशनल हेल्प आपको सही रास्ता दिखा सकती है कि दिस इज़ रियलिटी। क्योंकि जनरली ये भी आप मानते हैं कि जब हम अपनी फैमिली से बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो रोज़ ही यही बात बोलते हैं, चाहे वो सही भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि नहीं, ये तो हमारे फैमिली वाले रोज़ ही यही बात हमको बताते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल, किसी थर्ड पर्सन को जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हो और वो भी वही सेम चीज़ आपको बता रहा है, तो आप ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं उस चीज़ को। ये मैम ऐसा समटाइम्स मेरे को लगता है, एक उदाहरण जिसको बोलते हैं हिंदी में कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अगर घर पर कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको दे रहा है, भाई मैं चाहे कैसा भी हूँ बट मैं तुम्हारे को गाइड कर रहा हूँ, तुम ऐसा मत करो, तुम इस रास्ते पे चलो। एक बंदा कैसा भी है बट वो दूसरे को सही अपने एक्सपीरियंस से सलाह दे रहा है, उसकी सलाह वो नहीं लेगा, बाहर वाले की लेगा। जी, क्योंकि सर फैमिली मेंबर्स में भी अगर आप देखेंगे जो सलाह की बात हो रही है, वहाँ पर इमोशंस आ जाएंगे, और जहाँ पर इमोशंस आएंगे वहाँ पर आपका माइंड जो है वो एक रैशनली डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या से फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली आप किसी स्ट्रेंजर के पास तो जाएंगे नहीं ना, आप किसी फ्रेंड को भी अगर लेते हैं, वहाँ पर भी इमोशंस के आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो कोई प्रोफेशनल के पास अगर आप जाते हैं, वहाँ पर आपको एक रियलिस्टिक व्यू पॉइंट मिलता है, क्योंकि उस सामने वाला जो प्रोफेशनल बैठा हुआ है, जो थेरेपिस्ट बैठा हुआ है, उसका आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। ओके, वो आपकी प्रॉब्लम सुन के अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी पढ़ाई से जो उसने सीखा है, जो अपने तजुर्बे से उसने सीखा है, वो आपको ढंग से बताएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, जब भी आप टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, आपका माइंड ठीक से डिसीजंस नहीं ले सकता उस मोमेंट में। सो ऐसे में आपको एटलीस्ट थेरेपिस्ट इतना तो कर ही देगा कि वो आपको रिलैक्स कर देगा। उसके बाद यूर ऑन योर ओन, आप अपने डिसीजंस खुद भी ले सकते हैं। जी मैम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दो सिनेरियो हम यहाँ पर लेते हैं जो कि टीनेज में आजकल बहुत ज़्यादा हैं।
एक है, दोनों ही थोड़े थोड़े क्राइम से संबंधित है। एक 100% क्राइम को हम लेकर के चलते हैं, किसी की फैमिली में कोई मर्डर हो जाता है किसी का, और उसकी भी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, वो भी गन उठाता है, भाई मैंने भी उसको मारना है, लेकिन उसके जो सीनियर्स हैं, घर पे एल्डर्स हैं, वो उसको गाइड कर रहे हैं, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, ये दुश्मनी बहुत दूर तक चली जाएगी। बट वो बाहर जाता है, बाहर से गाइडेंस मिलती है कि हाँ तुझे बदला लेना है, और वो बदला ले लेता है, वो भी किल कर देता है दूसरे बंदे को। सेकंड सिनेरियो अगर हम लेते हैं, फ्रेंडशिप या गर्लफ्रेंड्स का ट्रेंड जो है चला हुआ है, शायद पहले भी ये चीज़ें रही हों, अभी सोशल मीडिया है और काफ़ी हाइप बना हुआ है इन चीज़ों का, और मेट्रो सिटीज़ में जब हम जाते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, भाई इसके साथ कोई नहीं है, रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई लड़की मना कर रही है उसे बार बार, उसे पता है कि हाँ नहीं हो सकता ये, फिर भी वो उकसावे में किसी और करके आकर के एक और फर्दर स्टेप लेता है, उसे मार देता है या कुछ और ब्रूटल एक्टिविटी करता है। तो दोनों ये क्राइम से संबंधित हैं, हालांकि पहले वो अफेक्शनेट था, सेकंड केस में हम बात करें तो ये कैसे होता है? सर देखिए, पहले वाला सिनेरियो लेते हैं आपका, उसमें मेरे हिसाब से जो वर्ड्स होते हैं ना, दे आर द फूड ऑफ योर माइंड, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फैमिली में जहाँ पर बड़े बूढ़े घर के बड़े जितने भी हैं, अगर वो डिसेंटली बात करते हैं, ढंग से बात करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं सभी को देती हूँ इनफैक्ट, अगर आप बार बार अपने बच्चे को बोलते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, यू आर जस्ट मैड, यू नो, पागल है ये तो बिल्कुल ही, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ एस्टीम नीचे आ जाएगी, वो फील करेगा कि हाँ मैं शायद वर्दी नहीं हूँ। और इसी को अगर हम दूसरे सिनेरियो से, जो आपने गर्लफ्रेंड वाला या बॉयफ्रेंड वाला सिनेरियो बोला है, अगर हम उससे भी लेके चलें, जिस बच्चे की सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, वो ऐसी चीजें कर सकता है। अगर इसको उल्टा कर दूं मैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो बहुत ज्यादा, भाई हमारा बच्चा तो सबसे अच्छा है, उसकी कंप्लेंट भी आ रही है तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं जी हमारा तो कर ही नहीं सकता है काम, इसकी गलती नहीं है, वो क्या नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा फिर? बिल्कुल डालता, बिल्कुल डालता है। यहाँ पर सी, वर्ड्स चाहे पॉलिश्ड वे में वो यूज कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर उनको पता है कि उनका बच्चा गलत है, यानी कि पेरेंटिंग फॉल्ट है, आप बच्चे को ये सिखा ही नहीं रहे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यहाँ पे शब्द नहीं आ रहे, यहाँ पर एक साइंस आ रही है कि आप बच्चे को ये तो सिखाइए कि आप दुनिया में आपको सर्वाइव करना है, आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको ये नहीं पता व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो एज अ पेरेंट ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है अपने बच्चे को सिखाना। हाँ, अगर बच्चे ने छोटी गलती की है तो आप उसको दूसरों के सामने गलत मत शो करिए कि हाँ भाई मेरा बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कई लोगों की गाने की आदत होती है पेरेंट्स की, यू नो, रिलेटिव्स आए उनके सामने बोल दिया, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। यहाँ पे मैं छोटी गलती की बात कर रही हूँ, लेकिन आप अलग बैठा के बच्चे को अलग रूम में ले जाइए, उसके सिर पे हाथ फेरिए, उसको बोलिए कि बेटे क्या हुआ था आपने, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा, सेकंड थर्ड का बच्चा है, उसने मान लो किसी की रबड़ उठा ली और उसकी टीचर ने आपको कंप्लेंट कर दी, अगर आप वहीं टीचर के सामने बच्चे को 2 थप्पड़ मार देंगे और कहेंगे कि ये तो चोरी करता है, चोर है, इसने हमारा नाम डुबो दिया, तो आप सोचिए बच्चे पे क्या इफेक्ट आएगा। बच्चा तो आपसे प्यार ही नहीं कर पाएगा, नजरें ही नहीं मिला पाएगा, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगी। ऐसे में आप अलग से बच्चे को ले जाइए रूम में, वहां पर आप जाने दीजिए उस बात को, आप मैम को बोलिए कि हाँ ठीक है, हम वी विल हैंडल दिस सिचुएशन। आप अलग से ले जाइए बच्चे को, वहां पर ले जाके आप बच्चे से पूछिए बेटा क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, उसका वर्जन भी तो सुनिए ना। और फिर बच्चे को, अगर मान लो उससे गलती हुई है, तो टू एयर इज ह्यूमन बोलते हैं, हम इंसान है तो गलती तो करेंगे ही, तो ऐसे में आप बच्चे को ले जाके अलग से पूछ सकते हैं बेटा क्या हुआ, और फिर उसको समझा सकते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ऐसे करने से बच्चे के मन में एक तो पेरेंट्स के प्रति ट्रस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा बच्चा कभी भी आके आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम यही होती है जब आप अपना ट्रस्ट खो देते हैं पेरेंट्स पर, तो ऐसे में फिर थेरेपिस्ट आते हैं। तो दोस्तों, टीन एज जो एक एज होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे मैम ने पीएचडी किया है, रिसर्च किया है, तो वार्तालाप को थोड़ा सा हम उस तरफ लेकर के चलते हैं। जो उदाहरण आपने दिया बच्चे वाला, कि उसकी बुराई नहीं करनी है दूसरे के आगे में, अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि माँ बाप छुपा लेते हैं उसकी गलतियाँ, कोई बात नहीं जी, सीख जाएगा सीख जाएगा सीख जाएगा।
एंड कुछ बच्चों में मैंने ऐसा देखा है वो डेवलप हो जाती है जब वो 18-19 साल तक के पहुंचते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। सपोज फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, डांट भी देता है बच्चे को, लेकिन मदर बहुत लाइटली रहती है, वो कहती कोई बात नहीं, बच्चे ने एक गलती कर दी, 2 कर दी, 10 कर दी, 20 कर दी, कोई नहीं, मेरा बच्चा है, अगली बार नहीं करेगा। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं, उसने ज्योमेट्री देखी है, सपोज जो आप उदाहरण दे रही थी, या रबड़ उसने चुराया, वहां से लेकर के उसकी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, उसका फ्रेंड सर्कल जो है या जहां वो स्कूल में जा रहा है, पिता उसका कितनी मेहनत कर रहा है वो एक सेपरेट पार्ट है, बट वो बच्चा जो देख रहा है एनवायरनमेंट, उसको वही चाहिए। मदर लाइटली ले रही है चीजों को, गलतियां छुपा लेती है, पिता है नहीं, बाहर काम पर है, वो बच्चा घर से भी चोरी कर रहा है, फिर दूसरों के साथ भी ऐसा कर रहा है, बाहर से भी कंप्लेंट्स हैं, तब उसकी साइकोलॉजी कैसी हो जाएगी और बिहेवियर कैसा रहेगा उसका फ्यूचर में, और सुधारा कैसे जा सकता है फिर उसे। यहाँ पर आपने बोला कि मदर का बहुत बड़ा रोल है, जितना भी आपने सिनेरियो बताया अभी उसमें मदर का सबसे बड़ा रोल है। फादर तो कभी कभी आ रहे हैं, कभी कभी बच्चे को डांट रहे हैं या समझा रहे हैं, लेकिन मदर रोल बहुत बड़ा प्ले कर रही है। मदर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को, ठीक है मैंने माना एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं उसकी, लेकिन आप बच्चे को बिठा के समझा तो सकते हैं कि बेटे अगर ये वाली चीज अभी हम नहीं कर सकते हैं, बट पापा इज वर्किंग हार्ड, आप भी पढ़ाई करो, आप भी आगे बढ़ो, आप भी मेहनत करो, आपको ये चीजें मिलेंगी। तो बच्चे के मन में भी तो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना कि वो मेहनत करेगा। मोर ओवर डे टू डे रूटीन में आप बच्चे की कितनी मदद करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर मदर सारा दिन कुछ नहीं हेल्प कर रही बच्चे की, ना उसके साथ खेल रही है, ना उसको पढ़ाई करवा रही है, ना उसकी कोई ट्यूशंस की चिंता कर रही है, शी इज बिजी इन हर वर्क, एंड यू नो आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उस चीज में बिजी हो तो ये यहाँ पर आकर बच्चा अटक जाएगा ना कि आप रूटीन में तो कोई मेहनत कर नहीं रहे और रिजल्ट आप चाहते हैं 100%, तो ये गलत है ना। अगर रोज आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड भी, वेट लॉस, किसी भी चीज में देख लीजिए, रूटीन की मेहनत बहुत मैटर करती है। तो रूटीन में आप बच्चे के साथ कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है पेरेंटिंग के लिए जी। क्योंकि पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं है, इट इज अबाउट टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर नीड्स ऑल्सो। बच्चे की बेसिक नीड्स क्या होती हैं? लव, अफेक्शन, उनकी सेफ्टी नीड्स, और उनको थोड़ा सा वर्दी फील कराना। जैसे इसी बात पे मुझे प्रियंका चोपड़ा ने का एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जब उनके फादर ने घर बनाया था तो बाहर अगर उनके फादर मदर का नाम था तो साथ में उनका नाम भी लिखा गया था। अब इतनी सी चीज से हम क्या शो कर रहे हैं कि बच्चा भी इंपॉर्टेंट है घर का। छोटा सा एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि मम्मा कैन आई कॉल माई फ्रेंड यू नो फॉर प्ले डेट और समथिंग, तो मैंने बोला कि बेटे दिस इज योर हाउस, यू कैन कॉल एनीबडी। अब इतनी सी बात बच्चे के मन में बार बार ये घर करवाना कि ये आपका घर है, क्योंकि जनरली एज अ फीमेल मुझे पता है कि ये हर लड़की के मन में होता है कि मेरा घर कौन सा है। बच्चे को शुरू से ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप बिल्ड कर सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ वर्थ। तो वापस उसी चीज पे आते हैं कि मदर का रोल इम्पॉर्टेंट तो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप किस तरीके से बच्चे को पाल रहे हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स हैं, यू नो आपकी प्रोफेशनल हेल्प है, टीचर्स हैं जो उस प्रोफेशन में है, आप सबकी मदद ले सकते हैं अपने बच्चे को अच्छे से पालने में। जी, तो दोस्तों अब कुछ चीज़ें जो हैं हम को रिलेट करेंगे मैम की लाइफ से, और देखते हैं मैम उन चीज़ों के क्या जवाब देती हैं। मैम आपका बर्थ प्लेस क्या है? मेरा बर्थ प्लेस हाँसी है, इट इज नियर टू हिसार। आपका बर्थ प्लेस हाँसी है, और फैमिली में वहाँ पर कौन कौन है? मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा ब्रदर है, मेरी भाभी है और ऑब्वियसली मेरा भतीजा है। तो बचपन आपका मैम हाँसी में ही बीता। हाँ जी। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे फादर लॉयर है। वकील हैं। हाँ जी। फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। हाँ जी। जी, तो मैम कभी ऐसी दिक्कत बचपन में आपको आई, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, ख्वाहिशें ऐसी उठी उस समय पे कि ये चीज़ मुझे चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती? हाँ आती थी, क्योंकि तब तो मेरे फादर का स्ट्रगलिंग फेज था ना। अच्छा। जब हम बच्चे थे तो ऑब्वियसली माय फादर वाज स्ट्रगलिंग। अब तो ठीक है, ही इज द सीनियर मोस्ट लॉयर वहाँ पर। तो कैसे मैनेज आपने किया उस वक्त इन चीज़ों को, या पेरेंटिंग रोल वहाँ पर रहा, आप शेयर करती थी या फ्रेंड सर्कल में होता था, क्योंकि तब दौर एक अलग था। मैं ना एक्चुअली जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी हूँ, तो मेरे दादी से मैं बहुत क्लोज थी और मेरे दादा भी लॉयर थे उस मतलब अपने टाइम के, ही वाज द फर्स्ट लॉयर वहाँ आसपास के, तो उनका बहुत नाम था। और तो वो हमेशा
हमेशा पढ़ते रहते थे। तो अगेन मैं बोल रही हूँ ना, पेरेंटिंग एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। तो उनको देखती थी मैं और ये सोचती थी कि ही इज सो मच डेडिकेटेड टू हिज वर्क। तो वो एक डेडिकेशन मेरे मन में आई वहाँ पर। फिर हाँ, कुछ इच्छाएं जब होती थी जहाँ पर ऐसा लगता था कि इतना ज़्यादा पैसा, शायद मान लीजिए मुझे 100 रुपए का पेन लेना, उस टाइम पे 100 रुपया थोड़ा ज़्यादा होता था पेन के लिए। तो मान लीजिए मुझे वो लेना है, तो अगर मैंने मम्मी को बोला, उन्होंने मना कर दिया, दादी को बोला, तो वो दादी फिर भी मेरी ख्वाहिशें पूरी कर देती थी, बट मम्मा पापा नहीं करते थे इतनी ज़्यादा। लेकिन मेरी मम्मी मुझे एक चीज़ समझाती थी कि इट्स ओके बेटा, थोड़े टाइम में, या आपके बर्थडे पे हम ले देंगे आपको, या कुछ फेस्टिवल आएगा तो ले देंगे। तो वो इस तरीके से मुझे थोड़ा सा हैंडल करती थी। बाकी बात मैं ज़्यादा दादी से ही करती थी। जी। अब मैम अजम्पशंस पे चलते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में, 150 करोड़ के लगभग हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में पॉपुलेशन है। तो कुछ बच्चे हैं उनकी फैंटेसीज हो जाती हैं। सपोज एक कोई 4-5 साल का बच्चा है, उसने बारबी देख ली, उस समय शायद नहीं देखी थी, आपका जो दौर था। आज वो बारबी देख रही है गुड़िया, और वो कहती है भाई मैं तो बारबी की तरह ही दिखना चाहती हूँ। वो कहीं जा रही है, बाहर आ रही है, तो उसको गाउन चाहिए, वो मेकअप करना है। तो उसको कैसे डील किया जाएगा? देखो, अगर छोटा बच्चा है तो उससे डील करना आसान है। आप उसको, जैसे मान लीजिए, आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको ये बर्थडे पे दिलवा दूंगी ड्रेस, यू विल बी स्पेशल, इट विल बी योर स्पेशल डे, आपका स्पेशल दिन है, आप स्पेशल लगोगे। मान लीजिए बर्थडे बहुत दूर है, तो कोई ओकेजन के लिए तो आपने थोड़ा बहुत बच्चे के लिए सेव करते ही हैं हम, तो आप उस पे उसको दिलवा सकते हैं। थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं, जैसे आप अपना मेकअप लेके, इट इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे बच्चे के साथ, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लो मेरी डॉटर कह रही है कि मुझे सिंड्रेला की तरह लगना है, तो मैं उसको उसकी अलमीरा के पास ले जाती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा, ये आपकी अलमीरा है, इसमें से आपको जो लग रहा है ना कि आप सिंड्रेला की तरह लगोगे या बारबी की तरह लगोगे, इसमें से चूज, यही है आपके पास, आपको इन्हीं में से चूज करना है। थोड़ी देर वो बोलेगी कि नहीं मेरे को एक अच्छी ड्रेस चाहिए, लेकिन जब आप अपनी चीज पे अड़े रहोगे कि नहीं बेटा यही है, इसी में से चूज करो, तो बच्चा सुनेगा आपकी बात, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। उसको वो फैंटेसी पूरी करनी है अभी के अभी, तो वो अपनी कोई एक ड्रेस पिकअप करती है। फिर थोड़ा बहुत मेकअप तो हर मदर के पास होता है, तो आप बच्चे को स्पेशल ऐसे फील करा सकते हैं कि ओके बैठो, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। तो आप उसको हल्की लिपस्टिक लगा देंगे या आईलाइनर लगा देंगे, बच्चा वैसे ही खुश हो जाएगा। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपने बच्चे को बोलेंगे दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल और द मोस्ट हैंडसम बॉय, वहां पे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। वो जोन सी उसने ड्रेस पहनी होगी, जैसा भी मेकअप होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा उसकी मेंटल हेल्थ। अब ये चीज़ें सीवियर होती हैं थोड़ी सी, और जो ड्रेस वो देते हैं या बातचीत करते हैं वो नहीं मानता बच्चा। भाई ये जो मैंने पहना है, आई डोंट लाइक इट, नो नो नो, भाई मेरे को तो वो चाहिए तो चाहिए। वो जिद अभी 4 से 5 साल का बच्चा है। मैं आप वाली बात को अगर लेकर के चलूं, अभी उसको टाल दिया, दबा दिया, कुछ टाइम बाद फिर निकल करके आएगी वो। और क्या आगे फ्यूचर में जब वो टीन एज में जाता है या एज बढ़ेगी, क्या वो चीज़ें नहीं निकल के आएंगी कि मुझे वो चीज़ नहीं दिलाई थी? क्योंकि देखिए, जब आपका समय था, मैं समझता हूँ लैंडलाइन होंगे शायद, और मैंने भी स्मार्टफोन चलाना सीखा क्योंकि छोटे फ़ोन हमने देखे। आज का बच्चा जो है वो स्मार्टफोन ही देखता है सीधा। और बहुत सारे बच्चों में मैं ये भी देखता हूँ कि वो खाना खा रहे हैं तो फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन हटा रोना शुरू, खाने का टेस्ट उनको नहीं पता है, रोटी नहीं खाएंगे, पैकेट खाना है उसे। जो वो देख रहा है, जो वो सीख रहा है, स्कूल्स में भी कुछ पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, किसी के बच्चे जा रहे हैं, ये सिर्फ एक की बात नहीं है, सभी इसमें शामिल हैं, चॉकलेट्स भी भेज देते हैं, कुछ फ्रूट काट के भेजते हैं। तो वो जो बच्चा है वहाँ देखता है, उसको वो चाहिए, हालांकि उसको घर में मिल रही है वो चीज़, बट उसको बाहर वो लेके जाना, डिमांडिंग होता जाता है जी। तो अगर उसको टाल दिया उस समय में, तो क्या फ्यूचर में इम्पैक्ट नहीं करेंगी ये चीज़ें? नहीं, जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी जिसकी मदर ने ये कंप्लेंट की थी कि वो बच्चा जो है वो अगर मान लो वो उसने कैंडी मांगी और मदर ने नहीं दिलवाई, तो वहां पर बच्चे ने मदर को मान लो हिट कर दिया सबके सामने कि आपने मेरे को कैंडी नहीं दिलवाई, और बच्चा जिद करता है जनरली, तो ऐसे में मदर ने घुमा के उसको एक थप्पड़ मारा। अब यही, और बच्चा फिर जिद में आएगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको एक थप्पड़ से रुक जाएगा,
ऐसा बहुत बार हुआ, 5 6 10 बार 15 बार ऐसा होता गया कि बच्चे ने मारा, कभी मदर ने पेशेंस रख ली, कभी नहीं रखी, कभी मार दिया उसको, लेकिन वो बच्चा जिद्दी रहा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ यहाँ पर। लेकिन जब वो मदर मेरे पास आई और मैंने उसको बोला कि ओके, दैट मीन्स आपके बच्चे में एक ट्रेड बहुत खूबसूरत है कि वो, उसके अंदर वो एक जज्बा है कि मैं अपने आप को सही प्रूव करूंगी, या मेरे को ये चीज चाहिए। जिद, जिसको हम एक नेगेटिव ट्रेट मानते हैं, वो कई चीजों में नेगेटिव भी नहीं है ना। यही बच्चा अगर ये कहे कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, यही जिद उसके काम आएगी। तो आप उसकी जिद को मत तोड़ो, थोड़ा सा प्यार से हैंडल करो, थोड़ा रिएक्ट मत करो बच्चे के साथ, तो धीरे धीरे आप बच्चे की पेस पे आ जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट कि आप बच्चे को कितना समझ रहे हैं और कितना अपनी चीज समझा पा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि एज अ मदर ये सारी हर्डल्स कहीं ना कहीं मैंने भी फेस करी है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बच्चे के साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चा भी आपकी बात सुनता है जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, पढ़ाते हैं, बुक्स पढ़ाते हैं और बच्चा आपकी बात ना सुने, नहीं होता ऐसा। जी। तो दोस्तों, ये तो थी थोड़ी सी मैम से कोरिलेट करके कहानी हमने बताई कि पेरेंटिंग कितनी ज़रूरी है। अभी मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने भी हॉस्टल लाइफ का जो है एंजॉयमेंट, मज़ा जिसको कहते हैं, लिया है, स्टडी भी करी है। बहुत से पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं हमारा बच्चा घर में तो ठीक था, कॉलेज जाके हॉस्टल जाकर के बिगड़ गया। और हॉस्टल में फिर वही चीज़ है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अलग अलग जगह से जो है बच्चे आए हुए हैं वहाँ पर, और कोई रिच फैमिली से है, कोई मिडिल क्लास है, और किसी के घर वालों ने बहुत मेहनत करके उसको भेजा है, अपना पूंजी लगा करके। वहाँ माहौल बिगड़ जाता है। वहाँ पर आती है ड्रग्स, शराब, सेक्स एडिक्शन, और मेल फीमेल अट्रैक्शन तो रहता ही है। इन सब चीज़ों पर बच्चों के लिए आप क्या गाइडेंस देती हैं और कैसे इन चीज़ों पर ओवरकम किया जा सकता है? और ऐसा क्या कारण आपको लगता है, क्योंकि आप वहाँ रही हैं, आपके पास बहुत से दोस्त वहाँ रहे होंगे, और मुझे लगता है ऑफर भी करा होगा कि ले लो, कुछ नहीं होता ऐसा, तो ये कैसे होता है? थोड़ा सा आप समझाइए और बताइए। देखिए सर, आपने पेड़ देखा होगा जी। पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होंगी ना, वो उतना ही खूबसूरत पेड़ बनेगा, उतना ही स्ट्रांग बनेगा। तो बच्चे की जड़ें मजबूत कर दीजिए। वो थोड़ा बहुत ये है कि एक बार थोड़ी छोटी पत्ती आ जाएगी, कभी थोड़ी बड़ी आ जाएगी, यानी कि कई बार वो थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा, कई बार थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, लेकिन वो अपनी जड़ों से मजबूत होगा, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी गिरेगा नहीं। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि बच्चा कॉलेज में जाकर बिगड़ गया है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बिगड़ जाता है। इट्स लाइक कि बच्चे में एक ट्रांजिशन फेज आता है। अब पेरेंट्स उसको बार बार लेबलिंग कर देंगे, ओहो हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा बिगड़ गया। बच्चे कभी नहीं बिगड़ते हैं इस तरीके से, मेरा ये मानना है, पर्सनली मानना है। इट्स लाइक आपका कम्युनिकेशन बिगड़ गया है बच्चे के साथ। कॉलेज में जब बच्चा जाता है, आप थोड़ा सा उसको स्पेस दे दें, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बच्चे को छोड़ दीजिए, नहीं, जितना एक पेरेंट का रोल होना चाहिए, क्योंकि उस मोमेंट पे, उस लाइफ की स्टेज पे उसके लिए उसकी फ्रेंड्स मैटर करते हैं। आप उतना नहीं करेंगे, आपने ऑलरेडी 12th तक बच्चे का भरपूर प्यार ले लिया है। अब थोड़ा सा उसके बड़े होने का वक्त है, एक ट्रांजिशन फेज है, जो कि हम लोग एज अ पेरेंट नहीं एक्सेप्ट कर पाते इजीली। इतना आसान नहीं है, कहना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन में। तो थोड़ा सा एक तो बच्चे को स्पेस दीजिए, उसका वेयर अबाउट्स जानते रहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये बेसिक पेरेंट्स की ड्यूटी है उस स्टेज पे। उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछिए, उसका वो क्या कर रहा है, कैसे एंजॉय करता है, उसका दिन कैसा गया, इस बारे में पूछिए, बिना जजमेंट पास किए कि तुम्हारा ये ऐसा फ्रेंड है, तुम उसके साथ क्यों गए। ये बात की बात है, पहले आप उससे उसका नॉर्मल चीज तो पूछिए, जजमेंट पास मत करो। मैंने बोला ना, पेरेंट है तो इमोशंस तो आएंगे, डरो मत उन चीजों से, बच्चे की बात सुनो, बी अ गुड लिसनर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कम्युनिकेशन के लिए लिसनर होना बहुत जरूरी है। तो जब आप बच्चे की बात सुनेंगे, बच्चा आपको अपनी सारी बात बताएगा, यानी कि उसकी जड़ें और मजबूत होती चली जाएंगी, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे, हमेशा जो ट्रांजिशन आता है ना, कि हम पेरेंट्स जब बोलते हैं कि बच्चा बिगड़ रहा है कॉलेज जाके, वो सिर्फ पहले साल में आता है, उसके बाद बच्चा वापस अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है। तो ऐसे में संभाल लीजिए बस अपने बच्चे को थोड़ा सा। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट आपको माइंड में आता हो
कि मैंने ये चीज़ें नहीं करी क्योंकि वो ज़रूरी नहीं थी, या लाइफस्टाइल बिगाड़ सकती थी, या एक नेगेटिव थंबनेल लगा सकती थी लाइफ पर, ऐसी कोई चीज़ें हुई क्या आपके साथ? सर मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे जिस फ्लोर पे मैं थी वहाँ पर हॉस्टल में, वहीं पर हॉस्टल में बहुत कॉमन होता है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है बियर पीना या ड्रिंक करना या स्मोक करना। हमारे बिल्कुल 2 कमरे छोड़ के एक रहते थे, एक गर्ल थी और 3 का ग्रुप था, वो लोग स्मोकिंग करते थे। तो अब सबको समझ में तो आता है कि इस तरीके का है सिनेरियो है, ये लोग ऐसे हैं। तो अगेन वर्ड्स की बात बता रही हूँ मैं आपको कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कितना मैटर करती है। मेरे पापा मुझे एक बार बोलते थे कि बेटा इज्जत कमाने में सारी जिंदगी लग जाती है और इज्जत गंवाने में सिर्फ एक पल लगता है। ये बात ना उन्होंने बहुत बार रिपीट करी, और हम ऐसे बचपन में तो हर कोई यही सोचता है कि बार बार यही बात बोलते हैं, यही रिपीट करते हैं, बट रिपीटिशन इज द मदर ऑफ सक्सेस, ये भी बोलते हैं हम। सक्सेस के केस में रिपीटिशन बहुत हेल्प करती है। पढ़ाई के केस में भी बच्चे को आप बोलते हैं प्रैक्टिस करो बेटा, रिपीट करो, रिवाइज करो। तो ये बात ना वो बहुत बार बोलते थे। तो वो सामने वाली, और मेरा थोड़ा सा आई डोंट नो, शुरू से मैं शायद ऐसी थी कि मैं जज नहीं करती थी इंसानों को, मैं एक्सेप्ट कर लेती, जो जैसा है वैसा ठीक है मेरे लिए। तो जब मैं उसने मेरे को एक दिन बोला कि तुझे मतलब यू वांट टू कम एंड एंजॉय अवर कंपनी, तो मैंने बोला कि नहीं, आई अदरवाइज आई एंजॉय अ कंपनी, मतलब तुम मेरे साथ बैठोगी घूमोगी, आई एम ओके विद दैट, लेकिन मेरे को ये काम नहीं करना, क्योंकि मेरे पापा की वो सीख मेरे दिमाग में घूमती रही। अभी इस चीज़ को लेके जाता हूँ, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, बाकी ड्रग्स तो मैं कहता हूँ इलीगल हैं, ठीक है, जो लीगली बिक रही है दुकान पे, ये क्या सोसाइटी के लिए एक टैबू है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आपसे मिलते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास में, क्या ये एक टैबू है? इससे जजमेंट बना लेते हैं लोग कि ये स्मोकर है और ये ड्रिंक करता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पी के सड़कों पर पड़े हुए हैं जी। कुछ दूसरी साइड भी होते हैं, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए या अपने माइंड के लिए उन चीजों को लेते हैं, उन पर अब आप क्या कहते हैं? टैबू वाली चीज से लेके चलिएगा। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। टैबू तो इस तरीके से कि कोई भी चीज अगर बैलेंस्ड वे में नहीं है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज इम्बैलेंस्ड है तो वो खराब है, और खराब है तो टैबू भी बनने में देर नहीं लगता। लेकिन जहां पर मैंने एक किताब पढ़ी थी लुइस हे की, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं ना, दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, वो अपने सेंसेस में नहीं होते। इसका मतलब वो अपने आप को इन सब चीजों के पीछे छुपा रहे हैं, यानी कि इंटरनली, मेंटली, इमोशनली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग पीपल। वो लोग उसका सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा कि घर में जो इंसान, जो आदमी लड़ाई करता है, वो शराब पी के बीवी पीटता है। अच्छा। जनरली नहीं पीटेगा, ऑलराइट, गुस्सा कर लेगा, पर वो जो हाथ उठाने वाला, क्योंकि उससे घर संभल ही नहीं रहा आदमी से, शायद वो ढंग से कमा नहीं रहा, शायद वो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं ले पा रहा, फैमिली से भी उसको प्रेशर आ रहा है। तो मैंने जितने मेरे क्लाइंट्स अगर ऐसे मैंने देखे हैं, जहां पर मैं डायरेक्टली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वाले नहीं अटेंड करती, लेकिन जो जिनको एंजाइटी प्रॉब्लम रही है, जिनके बच्चों को, अगर उनके फादर का मैंने ये हिस्ट्री ली है, तो उसमें ज़रूर ये चीज़ निकल के आई है कि जब जब वो अपनी सिचुएशन हैंडल करने के काबिल नहीं थे, उन्होंने ड्रिंक पी और फिर घर में तोड़ा फोड़ी और लड़ाई करी। सो आप, इसका मतलब आप सहारा ले रहे हो, अपने आप को छुपा रहे हो, दैट मीन्स आप डिपेंडेंट हो रहे हो किसी और चीज़ पे, यानी कि आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो। साइकोलॉजिस्ट इसमें कैसे मदद करेगा उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको उनसे धीरे धीरे करके डील करना सिखाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। बात ही नहीं कर रहा ना इंसान सामने वाला, सिर्फ शराब पी रहा है या पीट रहा है या फिर सो गया है आराम से कि प्रॉब्लम नहीं फेस करनी मुझे, यानी कि वो इंसान डरपोक है, वो डर रहा है अपनी प्रॉब्लम को फेस करने से। तो ऐसे में आप उसको वो प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, कि वन स्टेप एट अ टाइम लिया आपने, उसकी प्रॉब्लम सुनी, केस हिस्ट्री ली, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या वो वाकई अपने आप को चेंज करना चाहता है। क्योंकि जो आपके पास आएगा, थेरेपिस्ट के पास आएगा, डेफिनेटली वो इंसान अपनी प्रॉब्लम से थक चुका है, वो एक नया रास्ता चाहता है, वो चाहता है कि उसकी लाइफ बेटर हो। जी। अब यहाँ पर एक सिनेरियो और लेकर के चलूँगा मैं, बहुत रिच नहीं है। साइकोलॉजिस्ट की अगर बात इंडिया में करते हैं तो बहुत से लोग क्या कह देते हैं कि अपना घर खुद से संभाला जाना चाहिए, और मैं मानता भी हूँ, जैसे आप पेरेंटिंग कह रही है, अगर शुरुआत से सब कुछ ठीक है तो ठीक है।
तो साइकोलॉजिस्ट को बड़े लोगों का चौंचला बोला जाता है क्योंकि हाई फीस रहती है। अब वो जो आप बता रही हैं भाई अपनी से ही परेशान है बेचारा, फैमिली नहीं संभाल पा रहा है, शराब पी लेता है या कुछ भी एनीथिंग एल्स, वो कैसे आएगा साइकोलॉजिस्ट के पास? सर जब एंजाइटी हद से बढ़ जाएगी, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप वहाँ पर टेस्ट होंगे आपके सारे, बहुत पैसा लग जाएगा। डॉक्टर आपको बोलेगा कि नहीं आपके जैसे ईसीजी हुई, इको हुआ, या फिर ब्रेन में मान लो हेडेक कईयों को होता है, एमआरआई करा देते हैं, तो उनमें कुछ नहीं निकल के आया। ऑलराइट, तो आप सिंपल सा बोलेंगे डॉक्टर मेरे पास कितनी बार ऐसा हुआ है जहाँ पर लोगों ने सारे टेस्ट कराए, फुल बॉडी टेस्ट कराए, उसके बाद वो आए क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला कि आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम। अब इंसान को लगेगा कि मैं या तो ये दवाइयाँ खाता रहूँ सारी जिंदगी, या मैं शराब पीता रहूँ, या मैं स्मोक करता रहूँ और मैं इसी चीज़ में घुटता रहूँ, क्योंकि घुटते रहोगे तो थोड़े टाइम बाद और सिवियर फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसे में कई बार तो डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं कि आपको यू नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट, या आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। नहीं तो फिर इंसान कहीं ना कहीं से जरिया गूगल कर सकता है, ऐसे जरिए फिर इंसान ढूंढने लग जाता है, क्योंकि जहाँ पर आप किसी तरफ इंक्लाइन होना शुरू होते हैं, आप उसके जरिए तो आपको मिलने शुरू हो ही जाते हैं, फिर आप एफर्ट डालते हैं। जी, अब बात ये है मैम, जैसा मैं बात कर रहा था 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस तरफ डाइवर्ट होती होगी। वो अपने सर्कल में ही रह करके जिंदगी गुजार देते हैं लोग, क्योंकि मैंने बूढ़े भी देखे हैं, सारी उम्र उन्होंने पीते पीते ही गुजार दी है। और हम पीने को इससे सेपरेट करें तो कोई और भी आदत हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी बनती नहीं है किसी से, अकेले रह जाते हैं, और भी काफी सारे सिनेरियोज होते हैं, वो आ ही नहीं पाते इस तरफ। उनके लिए क्या आप, जो मैं समझ रहा हूँ वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, क्योंकि सब तक तो हम शायद ना पहुंच पाए, क्योंकि कुछ लोग आज भी वही छोटा ही फोन रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, काट लेते हैं अपने आप को दुनिया से जब एक एज ग्रो होती है। और बच्चे बड़े हो जाते हैं जब, उस चीज को भी हम लेकर के चलेंगे, लेकिन अभी सिंगल पर्सन पे जब हम लेके चल रहे हैं, वो ओल्ड एज में जा रहा है, आदतें वही हैं, वो तो इस तरफ आ ही नहीं पाएगा। सर फैमिली बहुत, अगेन मेरे लिए फैमिली बहुत मैटर करती है। अब मान लीजिए अगर हम बूढ़ों की बात करें जो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी चीज़ें नहीं चेंज कर रहे, लेकिन जो आगे की जनरेशन है वो अगर इस तरीके के माइंडसेट से चल रही है, क्योंकि आजकल पढ़ लिख रहे हैं लोग, समझ रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, तो ऐसे सिनेरियो में आप अपने घर के बड़े बूढ़ों को थोड़ा तो हेल्प करोगे ना, चाहे आप पॉडकास्ट के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू सीख के समझ के कुछ तो उनकी मदद करोगे। ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर के बड़े बूढ़ों को बिल्कुल ही छोड़ दोगे कि नहीं आप तो जिंदगी जी चुके, शराब पी रहे हो तो पीते रहो, क्योंकि सफरिंग पूरी फैमिली की होती है, सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। ज्वाइंट फैमिली की आपने बात करी थी, तो एक बुजुर्ग हैं वो ड्रिंक्स ले रहे हैं जी। अब फैमिली में से ही कोई दूसरा पर्सन है, सपोज उसका भतीजा हो सकता है या पोता हो सकता है, वो उसको शाम को ला करके दे देता है, ठीक है भैया पी लेगा सो जाएगा, ठीक है, या बीड़ी पीता है वो सपोज पूरा दिन, तो वो उसको ला करके दे रहा है, उनको पता है कि अगर ये नहीं मिलेगी चिलम चिली करेगा, उसने उसको और आदत डाल दी उस चीज की। वहां पर क्या सोल्यूशन निकलता है इन चीजों का? सर देखिए, अगर बहुत ज्यादा लंबे समय की एडिक्शन है, क्योंकि ड्रिंक करना, स्मोक करना, बीड़ी पीना, ये सब एडिक्शंस में आते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा समय की एडिक्शन है आपकी, तो ऑब्वियसली उसमें आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी पहले, अगर आप वाकई कंसर्न है अपने घर के बड़े बूढ़ों के लिए। अगर नहीं है तो फिर आप चलने ही देते हैं, फिर क्या, देयर इज नो एंड टू दिस, फिर तो फिर जिंदगी जब खत्म होगी तभी छोड़ेंगे। अगेन अवेयरनेस बहुत मैटर करती है ना, अगर घर का बच्चा, आगे वाली जनरेशन ये कह रहा है कि मुझे अपने दादा को या अपनी दादी को ठीक करना है, तो वो एफर्ट डालेगा, वो उनको फिर डी एडिक्शन सेंटर भी लेके जाएगा, वो डॉक्टर से मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कराएगा कि इनको नहीं पिलानी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ड्रिंक करते रहने से उनकी सारा शरीर ठीक रहेगा, बीमारियां तो लगेंगी जी। तो अगेन फिर आपकी फैमिली काम आती है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे परिवार की, फैमिली की, कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब नींव मजबूत नहीं है। पेड़ का एग्जांपल मैडम ने दिया, जड़ें जिसकी मजबूत है वो संभल के रहेगा, वो जाएगा नहीं उस सिनेरियोस में। तो परिवार, फैमिली, आपकी रिश्तेदारी कितनी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रही है वो देखा जाएगा।
अब मैम थेरेपीज पे आ जाते हैं, आप लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं? उसमें मैम एक हिप्नोसिस शब्द आता है जी। कि हिप्नोटाइज जो है कर देते हैं, और उसको मैं कोरिलेट करूंगा जो नॉर्मल वर्ल्ड है, या हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, बट भगवा डाल के भी कोई आ जाता है और कुछ दान पुण्य के रूप में लेकर के वो चला जाता है किसी से, बट थोड़ी देर बाद जिसने दे दिया वो ये कहते हैं जी हमने तो बहुत सारे पैसे दे दिए, मैंने मेरे पास 20,000 रुपए थे गले में, मैंने वही के वही दे दिए, या मेरे पास तो कोई सिक्का था मैंने वो दे दिया, मैंने तो राशन की दुकान थी इतना सारा राशन बांध के दे दिया, देना नहीं था यार। ऐसा आता है कि भाई लूट के ले गया, मुझे सम्मोहित कर लिया, मुझे पता ही नहीं लगा कि ऐसा हो गया। अब आप वाली थेरेपी में और जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसमें क्या फर्क है और सच्चाई कितनी होती है इस चीज में? सबसे पहली चीज तो ये है कि वहां पर वो लूट मार का काम कर रही है, यहाँ पर ये इंसान के ब्रेन को रिलैक्स करने का काम कर रही है ताकि वो ठीक से अपनी लाइफ को बेटर कर सके। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पर ये कहा जाता है कि वो हमें भ्रमित करके लूट के ले गए, तो देखो ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसे भ्रमित कर ले। हाँ, शब्दों का खेल जरूर रचा जा सकता है जिसमें कोई आपको ये कह दे कि जैसे अगर आप देखते हैं कि जो भीख भी मांग रहे होते हैं वो आपको ये बोलते हैं कि या तो आप इमोशंस में फंस जाएंगे कि बच्चा है, बच्चा भीख मांग रहा है, आप बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप वो कहेंगे कि मुझे भूख लगी है खाना खिला दो, तो आप सॉफ्टली उसको पैसे दे देंगे या कुछ खाना खिला देंगे। अब इसको भी आप सम्मोहन कह सकते हैं कि उस बच्चे ने प्यार से आपको सम्मोहित कर लिया। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए उन्होंने आपको बोला आपके बच्चे खुश रहेंगे, परिवार ठीक रहेगा, जैसे वो ब्लेसिंग के तौर पे बोलते हैं, तो ऐसे में भी आप उनकी मदद कर देते हो, लेकिन तब आप रैशनल होते हो। आपको लगता है कि अगर आपकी जेब में 500 रुपए हैं तो आप 50 या 100 रुपए ही देते हो। अब जहां पर लूट मार की बात आप जो करें हिप्नोसिस के थ्रू, वहां पर इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि मान लो उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया, अब एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में वो क्या बोलेगा कि लूट मार तो हो गई, दे दिए उसने मान लो पैसे, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसको प्रेजेंट करने के लिए बोलेगा कि उसने मेरे दिमाग को कुछ कर लिया था। जनरली खिला पिला के तो आप किया जा सकता है, बट हिप्नोसिस के थ्रू आप किसी को लूट नहीं सकते हो, क्योंकि इंसान बिल्कुल 100% अवेयर होता है कौन उसको टच कर रहा है, क्या बात बोल रहा है, उसका अपने माइंड पे 100% कंट्रोल होता है। कुछ महिलाएं ऐसा कहती हैं मैंने चूड़ियां उतार के दे दी, गहने उतार करके दे दिए, मेल्स भी होते हैं कुछ, मैंने चैन दे दी भाई अपनी, मैंने अंगूठी उतार के दे दी, आप खंडन करती हैं ऐसा नहीं होता? ध्यान भटकाया जाता है, उसका हिप्नोसिस से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो हम साइंटिफिक वे बोल रहे हैं हिप्नोसिस का, उससे उसका कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते अब वो इतने इतने ज्यादा कलाकार होते हैं, वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, आपसे बात करते जाएंगे आपकी चूड़ी उतार लेंगे, तो ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। आप कर तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे बातों का खेल है, ऑलराइट, और आप कितना मेंटली स्ट्रांग है ये भी बहुत मैटर करता है। जी, अब आपने एक तरह से इसका खंडन कर दिया है कि उससे कुछ हो गई है गलती, उसको छुपाने के लिए जो है वो ऐसा करते हैं, मुझे सम्मोहित कर लिया, एक्चुअली में उन्हें पता होता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये एक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बता रही हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब हिप्नोसिस की साइंटिफिक परिभाषा मैम से लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, हिप्नोसिस या वशीकरण जिसको बोलते हैं, सम्मोहन जिसको बोलते हैं, वो है क्या? देखिए, ये इसमें दो तरह की चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस है कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ कि आप मुझे क्या बोल रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा स्टोर हाउस होता है जिसमें हमारी पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज पड़ी होती हैं, या पूरा स्टोर हाउस जितना भी हमने देखा होता है, सुना होता है, सब हमारे दिमाग के अंदर है। और कई बार तो ऑब्वियसली ये भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी होती है जिसमें हम ये भी कहते हैं कि हमें अपना पुनर्जन्म याद होता है। वो कहाँ होता है, कहाँ स्टोर्ड है, आप कुछ देख सकते हैं? नहीं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज। वो मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती है। तो एक हिप्नोथेरेपिस्ट का काम ये होता है कि वो आपके कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर दे। जैसे मैं अभी अगर आपसे बात करती जाऊँ, आपको बहुत ऐसे कामली दैट यू आर रिलैक्स्ड, योर माइंड इज रिलैक्स्ड, मैं आपको इस तरीके की चीजें बोलती जाऊँ, ऑलराइट, मैं आपको बोलूँ कि अपने दिमाग पे फोकस करें, अपनी आंखों पे फोकस करें, योर नोज, आपके सारे बॉडी पार्ट्स पे मैं आपका फोकस करा रही हूँ।
ऐसे में कॉन्शियस माइंड बोर हो जाएगा, यानी कि वो थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड हो जाएगा, और ऐसे में आ जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब सबकॉन्शियस माइंड आता है तो आप बिल्कुल एक कॉन्शियस माइंड की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आप कोई भी सजेशन देंगे वो आपका माइंड सुनता है। जैसे आप प्रेयर करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, वहां पर आपका कॉन्शियस माइंड शुरू शुरू में होता है, लेकिन अगर आप करते जा रहे हैं और अपने मंत्र पर या अपनी थर्ड आई पे फोकस करते हैं, ऐसे में जब आप जाते हैं वहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। ऐसे में आप कोई भी प्रेयर करते हैं, आप बोलते हैं कि मेरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे, तो आप देखेंगे कि आपके इमोशंस ही अलग हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती रूटीन लाइफ की कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगी, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, नहीं। तो इट इज सेम एज जैसे आप प्रेयर के टाइम पर एक सच्चे मन से कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल मेंटली फ्री हो जाते हैं। तो क्या प्रेयर के टाइम पे आप अवेयर नहीं होते अपने सराउंडिंग्स, कि आपका बच्चा चिल्ला रहा हो आप एकदम से वापस आ जाएंगे, आपको कोई टच कर दे आप इमीडिएटली वापस आ जाएंगे। तो इसमें भी यही होता है कि आपको पता होता है, यू आर अवेयर ऑफ इट, कि आपको आपका थेरेपिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट क्या बोल रहा है। जैसे कि जब हम रिलैक्स करते हैं उसके बाद आप जो भी सजेशन है आपका माइंड बहुत इजीली एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की टेंशन नहीं है ना, राइट। जैसे कई बच्चे आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ, जैसे मान लो उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, डे ड्रीमिंग सॉर्ट ऑफ, जिसमें आपको पढ़ाई करते हुए दिखाते हैं बच्चे को मजा आ रहा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, टीचर्स अप्रिशिएट कर रहा है, फिर आप उसको ये बोलते हैं कि यू एंजॉय योर स्टडीज। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कहीं पे आपको ऐसा लगा कि मैं बच्चे के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ या मैं उसको गलत भ्रमित कर रही हूँ? जब आप कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में करेंगे, कोई भी मोडालिटी आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव वे में करेंगे, तो उसका एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही निकल के आएगा। मैम यहाँ एक सवाल मैं लूंगा, बहुत से लोग जो हैं वो ऐसा कहते हैं बिना परमिशन के सामने वाले को आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, जैसा आपने बताया माइंड कितना स्ट्रांग है, तो जब तक वो नहीं चाहेगा वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, ऐसा होता है? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जब तक आप नहीं चाहोगे कोई आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, लेकिन अगेन अगर आप इमोशनली ड्रेन्ड हैं, वीक हैं, तो सामने वाला आपको अपनी बातों के जाल में फंसा सकता है। ओके जी। एक पोस्टर लगा रखे होते हैं लोगों ने ना, अखबारों में, खंबों पे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्री है, कोई भी कहीं पे कुछ लगा देता है, वहाँ लिखा होता है लव मैरिज के लिए संपर्क करें, वशीकरण स्पेशलिस्ट, किया कराया, और चले भी जाते हैं लोग। तो जैसा आप बता रही हैं मेंटल स्ट्रेंथ वीक होती है इसलिए वो चला जाता है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो वो वहां चला गया। तो हाउ दे प्ले द गेम? सर, इट इज ऑल एनर्जी। एनर्जी, जैसे आप एक कमरे में एंटर किया, मान लीजिए वहां पे 20 लोग बैठे, क्या 20 के 20 के साथ आपकी एनर्जी मैच करती है? आप क्लास में भी पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, वहां पर आपके क्या सारे के सारे फ्रेंड्स थे? कोई एक ग्रुप तो आपका बना होगा ना इंडिविजुअल, कि हाँ ये 4 मेरे दोस्त हैं या 2 मेरे दोस्त हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, आपकी एनर्जी उनके साथ मैच करी। इन द सेम मैनर आपने देखा होगा, नॉटी बच्चे हमेशा नॉटी बच्चों के साथ ग्रुप बनाते हैं, सिंसियर जो पढ़ाई वाले होते हैं वो पढ़ाई वालों के साथ बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, कि आपकी एनर्जी किससे मैच कर रही है। अब जितने भी लोग वशीकरण के लिए जाएंगे या कुछ इस तरीके का काम करेंगे, यानी कि उनकी एनर्जी उसी तरफ है, तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आपकी एनर्जी अफेक्ट होगी ही होगी, आप मैच कर जाएंगे उस एनर्जी के साथ, और फिर वो एनर्जी आपको हार्म तो कर ही सकती है। ठीक है, एक चीज मैं हिप्नोसिस पे ये और लेकर के चलूंगा, उसके बाद फिर एक सेकंड पार्ट में इसका लूंगा। कुछ लोग शराब पी लेते हैं बहुत जी। या कोई भी नशा उसने किया और रात को वो सो गया, सुबह वो उठता है, उसके साथ वाले जो बंदे हैं, फैमिली है, वाइफ है, माँ है, या उसके दोस्तों के साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, वो उसको बता रहे तूने रात को ऐसा ऐसा किया, पर उसे कुछ याद नहीं है, वो ब्लैंक है, वो क्या होता है? शराब का असर। शराब ने आपके सेंसरी ऑर्गन्स को बिल्कुल नीचे कर दिया ना, तो आपको क्या याद रहेगा उसके अंदर? अब उस सेंसेस में वो बंदा ड्राइव भी करके आ जाता है 100 किलोमीटर, किसी से झगड़ा भी कर लेता है, मार पिटाई भी हो जाती है उसके साथ, वो भी किसी को मार आता है, बहुत सारे इंसिडेंट उसके साथ हो जाते हैं, बट उसको कुछ भी याद ही नहीं रहता, वो रिकॉल ही नहीं कर पाता। दूसरे बंदे उसको बता रहे हैं कि तूने ऐसा ऐसा किया, क्या ऐसा होता है
क्या आपको लगता है इसके कैसे साइड इफेक्ट्स और आते हैं? होता है, बिल्कुल होता है। जब आप शराब के नशे में हैं तो आप कह रहे हैं ड्राइव एक ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है, क्योंकि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में ड्राइव करते हैं तो वहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड पार्ट प्ले करने लग जाता है। आपने जब भी ड्राइव किया होगा, अगर आप कॉन्शियसली ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि आपने नई नई सीखी, आपको ध्यान रखना है हर चीज का, तो आप बहुत सोच समझ के ड्राइव कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप प्रो हैं, आप बहुत सालों से ड्राइव कर रहे हैं, तो आप चाहे शराब के नशे में भी आप चला के आ जाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पर रोल प्ले कर रहा है। पर अगले दिन उसे याद नहीं है कि मैं वापस कैसे आया। वापस कॉन्शियस माइंड आ जाएगा ना, जब आ गया सेंस ऑर्गन्स वापस आ गए, सेंसेस में आ गया आपने, तो वहां पर कॉन्शियस माइंड वापस आ जाएगा। अच्छा, अभी इसको कोरिलेट योगा से अगर हम करके देखते हैं, जो कुंडलिनी वगैरह की बात करते हैं और बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम साइंस उसमें मानती है या आप पर्सनली उसके साथ जाते हैं? तो फिर हम क्वेश्चन इस पे देते हैं। नहीं, मैं चक्रास में बहुत बिलीव करती हूँ। यस, कुंडलिनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ दिस मोडालिटी। क्योंकि ये कहा जाता है, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से, अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें भी ये दिखाया गया है चक्रास का रोल, सूर्य नमस्कार का रोल। तो चक्रास हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं बॉडी के। ऑलराइट, जैसे अगर आपने नोट किया हो कि अगर से फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी का हेड हैवी रहता है, यहाँ पर बहुत पेन होती है, तो जनरली उनको थर्ड आई मेडिटेशन दी जाती है, तो उससे उनका चक्रा बैलेंस हो जाता है। सब कुछ यही है, सब कुछ हमारे, जब ये कहा जाता है कि सब पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हम भगवान का एक अंश है, तो सब कुछ यही ही है, हमारे अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड भी कोई होता है क्या? थर्ड टर्म वो उसी को सबकॉन्शियस को अनकॉन्शियस होते हैं। ये एक साथ भी यूज कर सकता है कोई व्यक्ति? दोनों चीजों को, हाँ बिल्कुल करते हैं। उसकी लर्निंग पावर या प्रेजेंटेशन या देखने का नजरिया नॉर्मल इंसान से अलग रहेगा या मेंटल डिसऑर्डर में ऐसा होता है? नहीं, नॉर्मली अब आप यहाँ पर बैठे हैं, मान लीजिए आपका परिवार है, आप यहाँ पे मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके बैक ऑफ द माइंड आपके परिवार की कोई इमेज या कोई बात चल रही हो आपके दिमाग में, कोई चिंता आ गई हो, कोई सोच आ गई हो, लेकिन फिर से आपके कॉन्शियस माइंड ने वापस चार्ज ले लिया क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं। सो ये होता है कि आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को, दोनों को एक साथ कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली दोबारा से कॉन्शियस माइंड वापस आ जाएगा, क्योंकि हम रियलिटी में जी रहे हैं ना। तो इट इज ऑल अबाउट योर मेमोरीज, योर ड्रीम्स, ये सब आपके दिमाग के अंदर जो है वो आपके स्टोर हाउस में स्टोर्ड है, विच इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन। जी, आप ये टोना टोटका किया कराया इन चीजों में बिलीव करती हैं? मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैंने ऐसी चीजें सुनी हैं और देखी हैं। एनर्जी की बात, मैं वहाँ पर थोड़ा साइंटिफिक वे में चली जाती हूँ, मुझे लगता है वो एनर्जीज होती हैं, तो एनर्जी मैटर्स अ लॉट, एनर्जी तो हर जगह ही है ना। अगर बिलीव करती हैं तो क्या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनको भी दिया जाता है कि भाई? मैं नहीं करती वो चीज़ें। मैं सिर्फ उनके मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ, उनके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ, उनको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ बात करके या थेरेपीज के थ्रू, कि वो अपनी इस प्रॉब्लम से, अपनी इस एनर्जी से खुद से डील कर सके, बट मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं। एक बहुत पुराना उदाहरण है, एक लड़की के पिता वैद्य थे और उसकी अपनी सासू माँ से नहीं बन रही थी जी। तो वो घर आ जाती है सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वो अपने पिता को कहती है कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे सास मर जाए। और परेशान थी वो, और उसका जो बिलीफ सिस्टम था वो टोने टोटके वाला भी थोड़ा था, पिता वैद्य भी थे। तो उसके पिता उसे एक इलायची देते हैं, कहते ये तूने अपने मुंह में रखनी है, जब तेरी सास बोल रही हो तूने उस समय यही चबानी है, और सास के लिए एक चूरन उसे दे देते हैं, ये तूने रोज सुबह उसे पिलाना है। ये दो चीजें उसके साथ कर देते हैं, लेकिन 6 से 8 महीने में चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि जब उसकी सास बोलती है वो इलायची डाल लेती है मुंह में, चुप रहती है, सुबह वो चूरन दे देती है घोल के। धीरे धीरे जब उसकी सास देखती है कि भाई ये बोलती नहीं है मेरे आगे, तो उनकी लड़ाइयाँ कम होने लगती हैं, प्यार प्रेम बढ़ने लगता है। अब उसकी सास बीमार होती है, एक दिन वो फिर जाती है अपने पिता के पास, भाई सास तो ठीक हो गई है, प्रेम प्यार भी बढ़ गया है, अब ये नहीं, अब कैसे होगा?
तो फिर उसके पिता देखते हैं सास को, भाई नॉर्मल बुखार है, और फिर वो उसे बताते हैं कि मैंने कोई जहर नहीं दिया था तुझे, खूनी नहीं हूँ। तो वहाँ पर जो है ये साइकोलॉजिस्ट जो आज की डेट में है, तो वो साइकोलॉजी उसके पिता ने पढ़ी और वो रोल प्ले करता है, कहता है कि जब ये चिल्ला रही थी तू इलायची खा रही थी। बिल्कुल, देखिए कितना खूबसूरत सिनेरियो है ये। और तुमने जहर मांगा तो उसके लिए पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करने के लिए चूरन मैंने दिया, जिससे कोई नुकसान नहीं है जी। तो उसका अंदर से झील भी शांत हो गई उसकी कि मैंने चूरन देना शुरू कर दिया। और दूसरे सिनेरियो में वो बोल भी नहीं रही थी। तो दर्शकों अगर मेरी बात समझ पाए, ये स्टोरी समझ पाए, तो मैम से इसका लेंगे कंक्लूजन क्या है ये और किस तरह से पूरी तरह मैम एक्सप्लेन करके मैं चाहूंगा दर्शकों को आप बताएं। इसको हम प्लेसेबो इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें देखिए अगेन पेरेंट्स कितने खूबसूरती से उन्होंने सिचुएशन को मॉडिफाई कर दिया। हम लोग भी यही करते हैं सेम। सिर्फ फर्क इतना है, इलायची जैसे फादर ने बोला खाने के लिए, हम इलायची तो नहीं देते हैं, हम सिर्फ इतना कहते हैं स्पीक इफ यू हैव समथिंग बेटर देन साइलेंस। तो अगर कोई आपके सामने बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो आप हट जाइए वहां से। मैं जनरली ये बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा हट जाइए। और अगर मान लीजिए ऐसा सिनेरियो कि आप हट भी नहीं सकते, कीप ऑन रिपीटिंग दिस लाइन दैट स्पीक इफ यू हैव समथिंग बेटर देन साइलेंस। कि वही बोलो, क्या ये बात मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सामने वाला तो गलत बोल रहा है, तो आपको भी गलत बनना है या नहीं बनना है। तो ये सिनेरियो अगर आप इलायची की जगह ये लाइन अगर आप बार बार रिपीट करेंगे अपने हेड में, तो लड़ाइयाँ वैसे ही कम हो जाएंगी। फादर ने क्या किया, मदर के लिए चूरन दिया कि आपकी हेल्प हो जाएगी। अब वहां पर डॉटर इन लॉ ये थोड़ा ना कह सकती थी कि मैं आपको मारने के लिए लाई हूँ। उसने दिया, मदर इन लॉ को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हो सकता है उसको प्यार से एक बार देख लिया हो या कुछ भी ना बोली हो। सबसे पहले तो यही होगा कि पहले डांटती थी या टॉन्ट मारती थी, तो एटलीस्ट अब कुछ नहीं बोली होगी कि मेरे केयर कर रही है। दूसरे तीसरे दिन बहू भी देती गई 3-4 बार उन्होंने दिया, तो सास को लगा कि ये मेरी इतनी केयर कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी चेंज हो गई ना। सिर्फ एक छोटी सी चीज से जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, हम सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, हम उस सॉल्यूशन तक पहुंचते ही नहीं है। क्योंकि हमारा माइंड इतना बिजी हो जाता है उस प्रॉब्लम को सोचने में, उस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमने में, कि हम अपनी सारी एनर्जी तो वहीं ड्रेन कर देते हैं। फिर डिसीजन कैसे लेंगे ढंग का? तो जब तक आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, बेटी ने जाके फादर को बताई ना, वो वॉमिट किया ना, वो बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी दिल की बात बिना किसी जजमेंट के बता देना किसी को, कि सामने से कोई जजमेंट नहीं आएगी, कोई ये नहीं कहेगा कि तू गंदी बेटी है, गंदी बहू है, कि तू अपनी सास को मारना चाहती है। यहाँ पर फादर ने कितना अच्छा रोल प्ले किया, जो आज के थेरेपिस्ट भी वो फादर वाला रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ऐसे फादर सारे बन जाएं या मदर ऐसी बन जाए, तो थेरेपिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। जी। वापस टीन एज पे आता हूं मैं और कॉलेज लाइफ पे। आपकी जिंदगी में क्या लड़के आए, गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी, या कुछ और ऑफरिंग्स, शादी कर लेंगे हम, इन दैट केस, और आपकी शादी के बारे में मैं पूछूंगा लव मैरिज थी या अरेंज थी, इस चीज को कोरिलेट करते हुए। जी नहीं, एक्चुअली ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा कभी कोई रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन मेरी फ्रेंड्स के थे। बिकॉज अगेन मेरी पेरेंटिंग थोड़ी सी इस तरीके की थी कि वही वैल्यूज पे बेस्ड थी। तो मेरे फादर की वो लाइन मुझे हमेशा याद रही, तो मैंने ये सब चीज़ किया नहीं। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स को ज़रूर ऑब्जर्व किया, देखा है कि वो लोग थे रिलेशनशिप में। तो आई हैव सीन देम। ऑफर्स आए सामने से? जी आए थे। प्रपोज करने वाले? जी। व्हाट वाज योर रिएक्शन? और क्या थप्पड़ मार के किसी को साइलेंट किया, या बातों से उसको साइलेंट किया, या क्या मोड था? कि जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा था अभी आपसे, कोई ब्रूटल उस पे भी आ जाता है, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि वो लड़की को हार्म करने तक चला जाता है। सर एक्चुअली मैं ना हॉस्टल में रही थी, तो हमें जब डे आउट्स मिलते थे तब ऐसा होता था। तो हम ग्रुप में होते थे, 6-7 लड़कियां इकट्ठे होती थी, तो थोड़ा डर तो लगता था, लेकिन इग्नोर कर देते थे, तो आई थिंक आगे चले जाते थे। इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ किया नहीं, ना कभी थप्पड़ मारा, ना कभी कोई ऐसी सिनेरियो आया मेरी लाइफ में। लेकिन मेरी फ्रेंड्स की लाइफ में ऐसा था, आया था। स्टॉकिंग और समथिंग? नहीं सर, आई नेवर, मैंने ये चीज़ कभी ऑब्जर्व नहीं करी खुद के साथ। आपकी शादी अरेंज मैरिज और लव मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज।
लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, क्या चूज करेंगी आप? अरेंज मैरिज। अच्छा, शादी से पहले किसी भी रिलेशनशिप में हाँ या ना? ना, टोटली ना। तो दोस्तों ये दो चीजें जो हैं मैम बता रही हैं, एक शादी अरेंज मैरिज, दूसरा शादी से पहले किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप नहीं। फ्रेंडशिप हो सकती है जी बिल्कुल हो सकती और किसी तरह की रिलेशनशिप नहीं। है जी। लिव इन रिलेशनशिप गुड और बैड? मैं न्यूट्रल हूँ, मैं नहीं कह सकती कि, क्योंकि मेरे लिए सामने वाला इंसान का सिनेरियो बहुत मैटर करता है, एनवायरनमेंट। लिव इन में है तो रिलेशनशिप है, और जस्ट बिफोर आस्किंग दिस क्वेश्चन आपने कहा शादी से पहले रिलेशनशिप आपने डिनाई किया, तो लिव इन पे न्यूट्रल क्यों हैं आप? क्योंकि यहाँ पर इसलिए न्यूट्रल हूँ क्योंकि एक तो वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जा रहे हैं, एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, ऑब्वियसली लिव इन में रह रहे हैं, बड़े बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दे आर फोकसिंग मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, राइट। और हाँ, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में तो आएंगे ही आएंगे उस सिनेरियो में। तो मुझे लगता है कि सी दिस इज माय पर्सनल व्यू पॉइंट कि मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले फिजिकल अटैचमेंट इज बैड। वो इसलिए बैड है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। आर यू रेडी फॉर इट? लिव इन में अगर आप हो और अगर आप रेडी हो उस इन्वेस्टमेंट के लिए, इफ यू आर रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, तो फिर आपकी चॉइस है। मेरे लिए, पर फॉर मी पर्सनली, आपने जब पर्सनली पूछा था, तो मेरे लिए अरेंज मैरिज और शादी से पहले सेक्स ना करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट। अभी एक बड़ी एज है आपकी, बच्चे हैं जी। माता का रोल आप निभा रही हैं, उस वे से आज की जनरेशन को क्या सलाह देती हैं? कि बच्चे आप सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब में जाते हैं तो हम पहले कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपना अच्छा भला बुरा देखते हैं। इनफैक्ट अगर हम एक पीजी में रहने जा रहे हैं तो भी हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ के लैंडलॉर्ड जो है वो ठीक है कि नहीं है, लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पर गंदे लोग तो नहीं रह रहे, नो। तो जब हम इन सब चीज़ों में इतना ध्यान रखते हैं तो फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होने की इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो उसको थोड़ा सोच समझ के करें कि वेदर यू आर रेडी और नॉट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, और आपकी बॉडी में इफेक्ट आता है, आप अलग तरह के डिफरेंट सिनेरियोज में आते हैं, आपको वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वीक हो सकते हैं। हम फीमेल्स को जनरली ये चीज़ बताते नहीं है ना, नॉर्मल सिनेरियोज में पेरेंट्स नहीं ये बात करते, बट आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने की प्रॉब्लम, वो इसीलिए आ रही है। एक तो लेट मैरिजेस, बहुत ज़्यादा लेट मैरिजेस, और फिर ऊपर से हमारे पास कुछ एक लिमिटेड एग्स होते हैं टू गेट फर्टाइल। तो एक तो लेट मैरिजेस और शादी से पहले ही सेक्स, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अगेन आईवीएफ जो ये इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बढ़ रहा है। मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें एक डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट। तो उन्होंने बोला कि 25 से पहले पहले की एज, 18 से लेकर 25 तक की जो एज है, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल एज फॉर अ वुमन। तो अगर आजकल के बच्चे पहले ही सब कुछ कर लेते हैं जैसे, तो ऑब्वियसली बाद में, क्योंकि सिनेरियोज तो चेंज होते ही होते हैं, आप शादी भी करते हो, आपको फैमिली भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, ऐसी स्टेट में आप ऑलरेडी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और लॉस भी कर चुके हैं, तो आपको नहीं लगता आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा? और आप शायद एक नए रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे, उतने दिल से नहीं आ पाएंगे, फिर आप कंसीव उतने दिल से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज़ के अलाइनमेंट में आने में भी तो वक्त लगता है। और फिर वहाँ से स्टार्ट होती है पेरेंटिंग की जर्नी। पेरेंटिंग अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है, तो आपको नहीं लगता कि इतनी पहले की इन्वेस्टमेंट का लॉस आपकी आगे की लाइफ को भी इतना इम्पैक्ट करता है? तो मेरे लिए इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जी, सिर्फ इस एक सिनेरियो की वजह से। मैम आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूंगा, एक टर्म आती है LGBTQ करके, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा जी।
अब इसे मैं घर में लेकर आता हूँ, किसी और का उदाहरण नहीं देंगे। आपके 2 बच्चे हैं, क्या सोच आप रखती हैं? क्या उनको आज़ादी इस चीज़ की देती हैं, या ये संस्कारों से रिलेटेड है, या ये जेनेटिक होता है? और आज के टाइम पे जो है कोर्ट ने भी आज़ादी दी है इस चीज़ की जी। तो ये कैसे साइकोलॉजिकल गेम प्ले करता है दूसरे के दिमाग में? और बहुत सारी सोसाइटी में मतलब मैं देखता हूँ वो नेगेटिव ही देखते हैं उनको। आप किस तरह से उन्हें देखती हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर, मैं इस चीज़ में बहुत न्यूट्रल हूँ। मेरे हिसाब से हर इंसान अपनी लाइफ चुनने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्टेज के बाद, क्योंकि जब तक आप बच्चे हैं तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद आपकी खुद की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसे केसेस ज़्यादा हैंडल नहीं करे हैं, लेकिन मैंने जो थोड़े बहुत करे हैं उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया। मैं एक थोड़े से सिनेरियो से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड इसको आप बहुत बड़े वे में मत देखिएगा, क्योंकि जो डाटा है वो बहुत कम है मेरे पास। मैंने ज़्यादा क्लाइंट्स अटेंड नहीं करे ये वाले, ना मेरे पास आए भी नहीं। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर जो मेरे पास केसेस आए उनमें वहाँ पर फादर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थे। फादर का जो एक रोल होता है कि बच्चे को प्रोटेक्शन देना, सर्वाइवल सिखाना, वहाँ पर फादर ने लैक किया। अब ऐसा बच्चा बड़े होकर, मदर से वो चीज़ मिल गई उसको, बड़े होकर वो ऐसे सिनेरियो में गया जहाँ पर उसको ऐसे मेल्स की ज़रूरत पड़ी जहाँ जो कि फादरली रोल प्ले करें, जो उनको वो सर्वाइवल दे रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, उनकी बाकी नीड्स पूरी कर रहे थे। तो इस वजह से वहाँ पर वो लोग उस मेल की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो वो फिर ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में आ गए। सेम विद फीमेल भी ऐसा है? जी बिल्कुल है जी। तो मैम काफ़ी समय जो है मैंने आपका आज लिया है, कुछ और ऐड ऑन आप करना चाहें साइकोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आपने देखे हैं, क्या चीज़ें जो हैं अपने जीवन में उतार सकता है कोई पेरेंट्स हो, कोई चाइल्ड हो, टीनेजर हो, कोई ऐसी 3 बातें जो सबके लिए कॉमन है और ज़िंदगी सुधार सकती हैं, मेंटल पीस मिल सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपके शब्द। आप किस तरीके से अपने बच्चों से बात करते हैं, पूरे सिनेरियो को देख के, ऑब्जर्व करके आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। पेरेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोच समझ के पेरेंट्स बनिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी फिजिकल हेल्थ, तो एक्सरसाइज खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को करनी ही करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए, वो है किताबें पढ़ना। क्योंकि अगर आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट, मान लीजिए घर का अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, तो आपके जो बुक्स के ऑथर है ना, जो अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे हैं, वो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। यानी कि आप अपना एनवायरनमेंट खुद बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला हम उसका ब्लेम करते रहें, बोलते रहें कि मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है। नो, आप एक स्टेज के बाद अपना एनवायरनमेंट खुद भी बना सकते हैं। सो मेरी पेरेंट्स से भी ये बहुत मैं उनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को बुक्स का गिफ्ट ज़रूर दें, क्योंकि ये उनका दिमाग खोलता है, आपको एक अच्छी राह देता है, आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग बनती है, और फिर अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो थेरेपिस्ट तो है जी। तो दोस्तों, हमारे साथ थी डॉक्टर कृति तनेजा जी, और साइकोलॉजी के बारे में आज हमने जानने का प्रयास करा है, वशीकरण या सम्मोहन के बारे में हमने बात करी है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो जो है ज़िंदगी किसी की बदल सकती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विशाल वशिष्ठ आपसे फिर मिलेगा अगली वीडियो में। मैम समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।